वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, इनकम टैक्स में आज से हम देख रहे हैं एक नया है। ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन के बाद में 5 हेड में ये आपका सेकंड लास्ट है। ठीक, तो बस धीरे धीरे कोर्स ओवर हो जाएगा या सिलेबस हो जाएगा ये। तो कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, फिर उसके बाद में हम डिडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स से छोटी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, ये तो वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बताई जाएंगी। तो अब नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है 5 हेड में से नेक्स्ट हेड जो है आफ्टर बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, क्या नाम है इसका? कैपिटल गेन। क्या नाम है भैया? कैपिटल गेन। गेन का वो कैपिटल गेन्स भी आप कह सकते हो उसको, या फिर यहाँ पे हालांकि कैपिटल लॉस भी होता है, सिर्फ ये हिंदी में पूंजी लाभ है, तो पूंजी हानि भी होती है। ठीक है, अब ये पूंजी लाभ या पूंजी हानि है क्या, तो इसे आप इस तरह से समझें कि इस कैपिटल गेन हेड में होने के लिए, जैसा आपको बताते ना, इनकम फ्रॉम सैलरीज में एम्प्लॉयर दो पक्षकार रहेंगे, उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना रिक्वायरमेंट है, या हाउस प्रॉपर्टी में होने के लिए उस हाउस प्रॉपर्टी पर ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व होना आवश्यक है, तभी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा उस असेसी उस करदाता के लिए। ठीक उसी तरह से कैपिटल गेन हेड होने के लिए कैपिटल असेट्स या पूंजी संपत्तियों का होना आवश्यक है। पूंजी संपत्ति जब होंगी तभी आपका वो कैपिटल गेन या कैपिटल पूंजी लाभ या फिर कैपिटल लॉस पूंजी हानि कहलाएगा। अब ये पूंजी लाभ पूंजी हानि क्या बला है, तो इसे आप समझिए। बहुत छोटा सा एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि यदि मान लीजिए आपका अपना कोई प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट है या मकान है, प्लॉट ही मान लें आप, तो यदि आपका जो प्लॉट है वहाँ पर सपोज जो है आपने कुछ वर्ष पहले 20 लाख 20 लैक्स में जो है प्लॉट परचेज किया था किसी ठीक ठाक बढ़िया एरिया में, 20 लाख रुपए का आपका प्लॉट आया था, और अब उसको चूँकि आप कंस्ट्रक्शन उस पर मकान नहीं बनाना चाहते क्योंकि आपके पास ऑलरेडी और भी मकान है, तो आपको लगा चल उसको बेच देते हैं, तो अब आप उसको सेल करना चाहते हो, और मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल वो 38 लैक्स में 38 लाख रुपए में बिक रहा है, जो प्रेजेंट उसके जो करंट रेट से आपको मार्केट वैल्यू है वो 38 लाख से 38 लाख रुपए में बिक रहा है। तो और आप बेच भी देते ना, सिर्फ बिक रहा बल्कि आप बेच भी देते हो उसको, तो 38 माइनस जो है वो 20 लाख, यदि बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं रहे तो फिर आप उसको आगे बताएंगे आपको कि इंडेक्स बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो डिफरेंस है वो 18 लाख रुपए का, वो कहलाएगा आपका कैपिटल गेन या पूंजी लाभ। और यदि मान लीजिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो प्लॉट्स होते हैं उन पे डेप्रिशिएशन नहीं होता है, एप्रिशिएशन ही होता है। ये बातें आप बचपन का मतलब 11th में या फिर फर्स्ट ईयर में तो ज़रूर पढ़ चुके होंगे कि भूमि पर ह्रास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एरिया जो रहता है डेवलप तो ज़रूर होता है, विकास आसपास से हाईवे निकल गया, या मान लीजिए आसपास से रेजिडेंशियल हाउसेस बन गए, कॉमर्शियल प्लाजास बन गए, तो आपके प्लॉट की कीमत बढ़ जाती है। यदि बीच जंगल में भी रहेगा तो कीमत तो नहीं घटती, भले वो कांस्टेंट बनी रहे। तो ठीक उसी तरह से प्लॉट आपकी वैल्यू यदि बढ़ रही है तो और आपने बेच दिया उसको, तो वो जो पॉजिटिव डिफरेंस है, जैसे 38 लाख रुपए में बेचा 20 लाख रुपए का प्लॉट, तो वो कहलाएगा आपके लिए कैपिटल गेन या फिर पूंजी लाभ। यदि यही 20 लाख रुपए के प्लॉट को मान लीजिए आपको किसी कारणवश जो है सपोज 17 लाख रुपए में बेचना पड़ा, तो 3 लाख रुपए की ये कहलाएगी हानि, कैपिटल लॉस। वो पूंजी कैपिटल गेन था वो, हाँ 18 लाख रुपए का कैपिटल गेन था, पूंजी लाभ, और ये पूंजी हानि कहलाएगी थी उस कीमत से कम पे बिकी। लेकिन ये किसके लिए? ठीक है, देखिए, यदि मान लीजिए आप कुछ और बिजनेस करते, मान लीजिए आप कपड़े के व्यापारी हैं, मेडिसिन के हैं, ग्रेन्स के हैं, फूड ग्रेन्स अनाज के, या आप जॉब करते हैं चाहे गवर्नमेंट का या नॉन गवर्नमेंट का जॉब करते हैं, और आपके पास में ऐसा प्लॉट है तब। लेकिन यदि मान लीजिए एक बिल्डर, ठीक है, जो जिनका काम ही है प्लॉट खरीदना, बेचना, मकान बनाना, मकान बना के फिर बेचना, इस तरह से,
तो उनके लिए इस तरह से प्लॉट का खरीदना बेचने पे जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो कैपिटल गेन नहीं है, वो उनकी बिजनेस की इनकम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है प्लॉट उनके लिए स्टॉक की तरह है, गुड्स की तरह है, असेट्स नहीं हैं। ये ध्यान रखें, एक बिल्डर के लिए, एक कंस्ट्रक्शन फर्म के लिए जो है इस तरह से प्लॉट स्टॉक कहलाएंगे या गुड्स कहलाएगी, और उसको वो बेच रहे हैं, तो जो पॉजिटिव डिफरेंस है उनकी वो बिजनेस की इनकम है, कैपिटल गेन नहीं। जैसे और बहुत इजी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके पास में कुछ ऑर्नामेंट्स, आभूषण, ज्वेलरीज वगैरह हैं। यदि वो उनको बेचता है तो ये कैपिटल एसेट्स कहलाती हैं। यदि वो उन्हें बेचता है और पॉजिटिव डिफरेंस अमाउंट मिलता, पॉजिटिव डिफरेंस मीन्स जितने में की थी उससे ज़्यादा की कीमत मिलती है, तो वो कहलाएगा कैपिटल गेन। लेकिन एक ज्वेलरी शॉप में, जिनकी सोने चांदी की दुकान है, वो अपने दुकान का सोना चांदी बेच रहे हैं, तो वहाँ कैपिटल गेन नहीं होगी, वो उनकी बिजनेस की इनकम। ये बात समझ में आती, एक बार फिर से समझ लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सोने चांदी का व्यापारी है, वो दुकान में रखे सोने चांदी के आभूषणों को बेच रहा है, ठीक है, तो वो उसकी बिजनेस की इनकम कहलाएगी, कैपिटल गेन नहीं। लेकिन यदि मान लीजिए घर पे एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है, उसके पास में कुछ आभूषण रखे हुए हैं और वो उन्हें बेच देता है, और उससे जो पॉजिटिव डिफरेंस अमाउंट मिलता है वो कैपिटल गेन कहलाता है, और यदि नेगेटिव मिलने लगे तो कैपिटल लॉस कहलाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। जैसे कि मान लीजिए एक फर्नीचर का व्यापारी है, ठीक। अब फर्नीचर का व्यापारी जो है वो फर्नीचर बेच रहा है, तो वो उसके लिए बिजनेस इनकम है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई अपने घर का फर्नीचर बेचने लगे, ठीक है, और वैसे भी आगे आप पढ़ेंगे फर्नीचर जिसमें थोड़ा सा ऑर्नामेंट्स वगैरह जो वो हीरे जवाहरात लगे तो स्पेशली उनको लिया जाता है, तो वो बेचने लगे तो उसके लिए कैपिटल एसेट्स कहलाती है, और फिर वो कैपिटल गेन कहलाता है। आ रहा समझ में? तो इस तरह से यहाँ पर खूब सारी बातें हैं जो आपको आगे बताएंगे, अभी तो शुरुआत ही है ये। यहाँ पर कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल या पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य होने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो फर्स्ट कंडीशन तो ये कि वो कैपिटल असेट्स होनी चाहिए, पूंजी संपत्ति होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, एक लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट आपको थोड़ा सा रीड कर देते हैं। पूंजी संपत्ति ने कैपिटल एसेट्स क्या क्या, तो कैपिटल एसेट्स में है भूमि, भवन, फ्लैट है, प्लॉट है। ये आपकी जो है भूमि, भवन, फ्लैट है या प्लॉट है, ये आपकी कैपिटल एसेट्स कहलाती है, और यदि आप इसका सेल करते हैं तो कैपिटल गेन। लेकिन यदि भूमि, भवन, फ्लैट, प्लॉट के क्रय विक्रय करने वाले व्यक्ति के द्वारा बेची जाती है, जिनका काम ही है इस तरह से मकान खरीदना बेचना, प्लॉट खरीदना बेचना, तो उनके लिए ये बिजनेस इनकम कहलाएगी, कैपिटल गेन नहीं। आ रहा समझ में? चलिए फिर और क्या कैपिटल एसेट्स में क्या है, फर्नीचर है, मशीन है, संयंत्र यानी प्लांट हैं, जिनकी मदद से व्यापार या उद्योग चलते हैं, वो कैपिटल एसेट्स कहलाती हैं। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, अन्य मूल्यवान पत्थर हैं, वो कैपिटल एसेट्स कहलाते हैं। देखिए ये मूल्यवान पत्थर पे आपको एक बात बता रही, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जो पर्सनली शर्ट पैंट जो है वो सेल कर देता है, हालांकि करेंगे पहले तो पहन ही लेगा पूरा वो, मान लीजिए वो सेल कर देता है, तो वो कैपिटल गेन नहीं है। लेकिन यदि उन शर्ट पैंट में हीरे जवाहरात लगे हुए हैं और उसके बाद वो सेल करता है उसको, तो वो शर्ट पैंट जो है वो कैपिटल एसेट्स, पूंजी संपत्ति कहलाएगी। आ समझ में? ठीक है। फिर उसके बाद में और क्या, ख्याति, गुडविल आप खूब समझते हैं, पेटेंट है, शेयर इन फर्म, फर्म में भाग, ये भी कैपिटल एसेट्स, पूंजी संपत्ति कहलाएंगी। फिर विनियोग की दृष्टि से किए गए अंश प्रतिभूतियाँ, यदि आपके शेयर्स, डिबेंचर्स है, यदि आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, आप इन्होंने मतलब आपने असेसी ने, करदाता ने शेयर्स डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा, इन्हीं को फिर विनियोग कहा जाता है, या हिंदी में प्रतिभूतियाँ भी कहा जाता है, सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये आपके कैपिटल असेट्स मानी जाएंगी। और क्या, 10,000 या इससे अधिक आबादी या नगर पालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड की सीमा या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि, ऐसी कृषि भूमि
जो 10,000 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र में स्थित होती है तो वो कैपिटल असेट्स कहलाती हैं। आ रहा समझ में? अब कैपिटल एसेट्स या पूंजी संपत्ति किन्हें नहीं माना जाता, इसे भी आप ध्यान से समझें। सबसे पहले भाई व्यापारिक माल, आपका जो ट्रेडिंग गुड्स है वो कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है। जैसे एक दुकानदार है, आप उसकी दुकान में रखा हुआ, चाहे तो मेडिसिन का व्यापारी हो, ग्रेन्स का हो, या फिर फर्नीचर का हो, या सोने चांदी का ही क्यों ना हो, यदि वो आप इस तरह से माल का क्रय विक्रय कर रहा है तो वो कैपिटल एसेट्स ने व्यापारिक माल या ट्रेडिंग गुड्स माना जाएगा। ठीक है। फिर व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली चल संपत्तियां जैसे कपड़े हैं, फर्नीचर है, वाहन है, टीवी, फ्रिज, एसी है, यदि आप इन्हें बेचते हैं, जो घरेलू उपयोग में आप या दैनिक उपयोग में ला रहे हैं, तो ये इस पर होने वाले जो इनकम है वो आपकी कैपिटल या जो प्रॉफिट है वो कैपिटल एसेट्स या कैपिटल गेन नहीं कहलाएगा, और इनको तो कैपिटल एसेट्स ही नहीं माना जाता। लेकिन यदि ऐसे संपत्तियों पर आभूषण चिपके हुए हैं, फर्नीचर जिस पर नक्काशी की गई है और इसमें आभूषण लगाए गए हैं, नग वगैरह, ये सब बेवजह पुराने समय की बातें हैं जो नग लगाए करते थे, तो यदि मान लीजिए फिर भी यदि लगाए गए हैं तो ये जो है वो आपका कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी यदि नग लगाए गए हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है। फिर उस मतलब ये सब राजा महाराजाओं के समय की बातें की हैं ये। ठीक। फिर उसके बाद में और क्या, नेक्स्ट है आपका गोल्ड बॉन्ड्स। हालांकि अब ये प्रचलन में नहीं है, तो गोल्ड बॉन्ड से कैपिटल एसेट्स नहीं माने जाते। 91 के स्पेशल बियरर बॉन्ड से पहले चलते थे, ईयर 91 में चलते थे, वो आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएंगी। फिर उसके बाद तो ये बात समझ में आ रही, इस तरह से जो है ये आपका कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएगी। साथ में एक खास बात है, एग्रीकल्चरल लैंड है, कृषि भूमि है, ये भी कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएगी। तो इसकी शर्त है, आजकल जो शर्त में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, लिखा है कि भारत में स्थित ऐसी कृषि भूमि पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी जो कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। अब ये ग्रामीण क्षेत्र का मतलब क्या, तो जहाँ पर 10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका, नगर निगम या कैंट बोर्ड के क्षेत्र में स्थित नहीं है, ये शहरी सीमाओं से दूर स्थित है। ठीक है। शहरी सीमाओं से दूर स्थित है तो वो ग्रामीण क्षेत्र की एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी, तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अब उसमें भी कंडीशंस क्या क्या हैं कि यदि पॉपुलेशन जो है 10,000 से अधिक है, उस एरिया की जहाँ पर वो कृषि भूमि है उसकी पॉपुलेशन 10,000 से अधिक है, लेकिन 1 लाख तक है, तो ऐसी जो कृषि भूमि है नगर पालिका क्षेत्र से 2 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। यदि मान लीजिए पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो वह 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होनी चाहिए कृषि भूमि, और 10 लाख से अधिक है तो 8 किलोमीटर, तो 2, 6, 8 ऐसा आप याद रख लें, तो वो कृषि भूमि नहीं मानी जाएंगी। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि कैपिटल जो एसेट्स उसको 2 तरह से क्लासीफाइड किया है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म, यानी अल्पकालीन पूंजी संपत्ति, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। वो क्या है, यदि मान लीजिए कोई संपत्ति करदाता के पास में कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने वर्षों तक रही है, उस आधार पर उसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म माना जाता है। अब देखिए, जैसे भूमि, भवन, प्लॉट वगैरह जो अचल संपत्ति हैं, यदि मान लीजिए 24 महीने या इससे कम अवधि तक हैं तो वो अल्पकालीन, इससे अधिक हैं तो वो दीर्घकालीन मानी जाएंगी। हालांकि बहुत या कुछ वर्ष पहले तक ये सीधा साधा फंडा था, शेयर्स डिवेंचर्स हुए तो 12 महीने तक वो शॉर्ट टर्म कहलाते थे, उसके ऊपर के लॉन्ग टर्म, और अदर असेट्स जो है 36 महीने तक शॉर्ट टर्म और उसके ऊपर के लॉन्ग टर्म। लेकिन अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, आप कॉपी पे नोट करके याद कर लेना इसको। ठीक है। भूमि, भवन 24 महीने से कम है या अधिकतम 24 महीने हैं तो शॉर्ट टर्म, उससे ऊपर है तो लॉन्ग टर्म। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, बहुमूल्य धातु और आभूषण 36 महीने या इससे कम है तो शॉर्ट टर्म, ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म। कंपनियों के अंश हैं, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स हैं, 12 महीने तक हैं तो शॉर्ट टर्म, इससे ऊपर के हैं तो लॉन्ग टर्म। फिर उसके बाद में डेप्रिशिएबल असेट्स है, ह्रास योग्य संपत्ति हमेशा शॉर्ट टर्म रहेंगी, क्योंकि जिन पर डेप्रिशिएशन लग रहा है, या आपको क्वेश्चन में दिया गया है
तो इनको जो है फिर टाइम ड्यूरेशन नहीं इनके लिए, ये हमेशा शॉर्ट टर्म रहेंगी, शॉर्ट टर्म असेट्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए तो ठीक, इतनी ये शुरुआती बातें हैं जो आपको बता रहे हैं। अभी कुछ और बातें बताएंगे, फिर उसके बाद में फॉर्मेट, फिर उसके बाद में न्यूमेरिक। ठीक, थैंक यू।